अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की इस आयत से करूँगा जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट, आज का मेरा लेक्चर पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर नंबर 16 के हवाले से है, जो कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के ऊपर सारे उसके हवाले से बेस करते हैं। और ये सेक्शन 229 टू अप टू सेक्शन 338 जो है वो चैप्टर नंबर 16 में फॉलो करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो मेरे नोट्स ओपन कर लें। ये नोट्स मैंने जो पाकिस्तान पीनल कोड का बेयर एक्ट है उसको मजीद सिंप्लीफाई करके और इंग्लिश मजीद सिंपल इंग्लिश में आपके लिए लिखें। और अगर आपके पास कोई और मटेरियल या बेयर एक्ट अवेलेबल है तो उसको ओपन कर लें ताकि हम सेक्शन वाइज सारे पॉइंट आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर सकूं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 229 डिस्कस करेंगे जो कि डेफिनेशन के हवाले से है। तो इसमें अडल्ट की डेफिनेशन बताई गई है कि वो शख्स जो जो कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र का है वो अडल्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा। नेक्स्ट, अर्श को डिफाइन किया गया है। अर्श मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम आते हैं ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर। ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर से मुराद वो शख्स है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है मेडिकल बोर्ड के लिए, ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर कहलाता है। दमन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डियर, नेक्स्ट हम गवर्नमेंट की बात करें तो इससे मीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। एक नेक्स्ट पे आता है इकराह ताम। इकराह ताम से मुराद है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को धमकी देकर कोई काम करवाए या कोई काम करने का कहे तो वो इकराह ताम में फॉल करता है। जैसे कि अगर कोई शख्स किसी खातून को धमकी देता है कि वो उससे शादी कर ले, बसूरत दीगर वो उसके अहले खाना को कत्ल कर देगा या उस खातून को कत्ल कर देगा अगर उसने शादी ना की, तो ये इकराह ताम में फॉल करेगा। इकराह नाकस से मुराद के ऐसे तमाम ऑफेंसेस जो इकराह ताम में फॉल नहीं करते वो इकराह नाकस में फॉल करेंगे। और इकराह नाकस में धमकी की नौयत जो है वो ज़्यादा सख्त किस्म की नहीं होती। नेक्स्ट, माइनर को डिफाइन किया गया। माइनर से मुराद ऐसा शख्स है जो कि 18 साल से कम उम्र रखता है, वो माइनर कहलाएगा। कत्ल से मुराद आप जानते हैं, कत्ल से मुराद किसी शख्स को उसकी ज़िंदगी से महरूम कर देना, उसकी जान से महरूम कर देना कत्ल कहलाता है। किसास हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। किसास से मुराद जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहते हैं खून के बदले खून के सेम उस वही पनिशमेंट दी जाएगी ऑफेंडर को जो कि जिस लेवल का हर्ट उसने पहुंचाया है विक्टिम को। ताज़ीर जो है ये जो भी पनिशमेंट होंगी अदर देन कसास, दियत, अर्श और दमन के वो ताज़ीर कहलाएंगी। और वली, वली जो है, वली से मुराद जो भी विक्टिम है उसको जो लीगल हायर होते हैं, जो उसके कानूनी वारसान होते हैं, वो वली कहलाते हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 300 से, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन और पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 300 जो है वो कत्ले अम से हवाले से है। कत्ले अम के बारे में आप जानते हैं, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पे हमला करता है उसे कत्ल करने की नीयत से, तो वो कत्ले अम कहलाएगा। सेक्शन 301 के मुताबिक काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। इससे मुराद के एक शख्स जो है वो किसी शख्स पे उसके कत्ल करने की नीयत से हमला करता है और उस पे गोली चलाता है, लेकिन वो जिस शख्स को कत्ल करना चाहता है वो तो उससे महफूज रहता है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा शख्स जो मौके पे मौजूद होता है उसको गोली लगती है और वो हलाक हो जाता है। तो उस सूरत में भी वो कत्ले अम्द ही कहलाएगा। सेक्शन 302 में पनिशमेंट डिफाइन की गई है कत्ले अम्द की। तो सेक्शन 302 के तहत कत्ले अम्द की सूरत में डेथ की पनिशमेंट हो सकती है अदा के साथ, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जा सकती है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर जो है वो ऑफेंडर को अवॉर्ड की जा सकती है। सेक्शन 303 के तहत कत्ले अम्द कमिटेड अंडर इकराह ताम और इकराह नाकिस। अगर कोई कत्ले अम्द किया जाता है इकराह ताम या इकराह नाकिस की बुनियाद पे, तो उस सूरत में भी 25 साल की कैद दी जा सकती है और ये कैद जो है 10 साल से कम नहीं होगी। और वो शख्स जिसने इकराह ताम किया है और या उसकी लेवल का कोई और एक्ट किया है तो उसको जो है कत्ल की इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 साल तक उसको भी दी जाएगी। सेक्शन 304 के तहत प्रूफ ऑफ कत्ले अम्द लायबल टू किसास।
सेक्शन 304 के तहत अगर कोई शख्स है जिसने कत्ल किया है और वो अदालत के रूबरू इस चीज़ का इतराफ़ करता है, इकरार कर लेता है कि उसने वो मर्डर किया है, तो उस केस में उस पे जो किसास है जो वो वाजिब हो जाता है। सेक्शन 305 में वली को डिफाइन किया गया है कि जो भी वारिस होता है, कानूनी वारिस होता है विक्टिम का, वो वली कहलाता है। जो भी उसका रिश्तेदार होएगा वो वली अपॉइंट हो सकता है कत्ले अम्द में। और एक चीज़ इसमें आपको मज़ीद इसमें ऐड कर दूँ कि अगर कोई गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है और उस सूरत में कोई भी वली जो है वो उस ख़ानदान का नहीं पीछे बचता, या वो भी सब लोग कत्ल हो जाते हैं, तो उस सूरत में जो गवर्नमेंट होगी वो उसकी वली अपॉइंट होगी। सेक्शन 306 है कत्ले अम्द नॉट लायबल टू कसास है। वो कौन से कत्ल हैं जिनमें कसास लायबल नहीं होता? तो इस सेक्शन के तहत अगर कातिल माइनर होगा या वो इनसेन है, ज़हनी माजूर है, समझ बूझ नहीं रखता, तो उस सूरत में उस पे कसास की सजा जो है वो ऐसे ऑफेंडर को नहीं दी जा सकती। सेक्शन 307 के तहत केसेस इन विच किसास फॉर कत्ले अम्द शैल नॉट बी इन्फोर्स, के ऐसे केसेस जहाँ पे किसास इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो इसको फर्दर मैं आपके के साथ अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसके तहत अगर जो है वली है वो खून माफ़ कर देता है अपना जो भी ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस किया, तो फिर के साथ जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता, या वो जो ऑफेंडर है वो के साथ इन्फोर्स होने से पहले उसकी तबई मौत हो जाती है और वो फोत हो जाता है, तो उस सूरत में भी कसास जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता। या अगर वली जो है उसका इंतकाल हो गया तो उस सूरत में भी कसास जो है इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम आएंगे सेक्शन 308 पे। सेक्शन 308 है पनिशमेंट इन कत्ले अम नॉट लायबल टू किसास। तो इसके तहत जो इसके दियत जो है वो वारसान जो होंगे, कानूनी वारसान को दियत उन्हें देने का पाबंद होगा ऑफेंडर, और उसको ऑफेंडर को 25 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर इन केस वो जो ऑफेंडर है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो दियत अदा कर रहे, तो फिर अदालत उसकी सजा जो है मजीद बढ़ा सकती है। सेक्शन 310 के वाले से बात करें तो सेक्शन 310 है कंपाउंडिंग ऑफ के साथ इन कत्ले अम्द। तो बदले सुलह का एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी ऑफेंस के उस किसी भी सेटलमेंट की सूरत में बदले सुलह किया जाता है कि बदले सुलह की जो वैल्यू है वो दियत की अमाउंट से कम नहीं हो सकती। और ये जो बदले सुलह है इसकी सूरत में आप कोई भी मूवेबल या इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो एज अ दियत अदा कर सकते हैं जो वारसान होते हैं, कानूनी वारसान विक्टिम के। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल आपसे शेयर करूं तो आपके इल्म में होगा, एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था लाहौर में रेमंड डेविस का, जो कि एक अमरीकी शहरी था और उसने 2 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल कर दिया। तो इस केस में बदले सुलह में जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट थी उसने जो भी वारसान थे उन मकतूलिन के, उनको नेशनैलिटी ऑफ़र की थी और उसके अलावा एक ह्यूज अमाउंट पे की थी ना बदले सुलह में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 310 ए की। 310 ए है पनिशमेंट फॉर गिवन अ फीमेल इन मैरिज और अदरवाइज इन बदले सुलह के। अगर बदले सुलह में किसी खातून को दिया जाता है शादी के तौर पे कि जिस खानदान के साथ बदले सुलह किया जा रहा है, ऑफेंडर जो है वो उसको उस खानदान कमिट करता है कि हम दूसरे खानदान में जिनका शख्स हलाक हुआ है उसमें अपने अपने खानदान की खातून की शादी करेंगे या उसको बदले सुलह शादी में उस खानदान में किसी मर्द से करवाई जाएगी। तो ये भी 310 ए के तहत सीरियस किस्म का ऑफेंस है, और इसके तहत कम से कम सजा जो है वो 3 साल दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है वो 10 साल तक दी जा सकती है। सेक्शन 311 की बात करें, तादीर आफ्टर वेवर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ के साथ इन कत्ले अम्न। तो इसकी सेक्शन 311 में बताता है कि गैरत के नाम पर अगर कोई कत्ल किया जाता है तो उस सूरत में जो इम्प्रिजनमेंट होएगी फॉर लाइफ हो सकती है और फॉर अप टू 14 ईयर जो है इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 314 के एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ले अम्द। तो सेक्शन 314 के तहत हुकूमत पे ये फ़र्ज है वो किसास से अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाए, और अगर कोई खातून है जिसने किसास अदा करना है और वो हामला है तो दो उसके बच्चे की पैदाइश के 2 साल बाद जो उसका किसास है वो इन्फोर्स किया जाएगा और उस पर उसे सजा दी जाएगी किसास के तहत। सेक्शन 315 की बात करें तो सेक्शन 315 कत्ल शिबे अम्द के हवाले से है।
कत्ले शिबे अम्द को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पे हमला करता है और उसकी नीयत जो है उस शख्स को कत्ल करना नहीं, जस्ट उसको इंजरी जो उसको ज़ख्मी करना है, लेकिन किसी वजह से उस शख्स का इंतकाल हो जाता है जिस पे हमला किया जाता है, तो कत्ल शिवे अम्द की जो सेक्शन है वो अप्लाई होगा। और सेक्शन 316 में कत्ल शिवे अम्द की पनिशमेंट डिफाइन की गई है, जो कि 25 साल इम्प्रिजनमेंट है और दियत अदा करनी पड़ेगी ऑफेंडर को, लीगल हायर जो होंगे विक्टिम के उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 318। सेक्शन 318 जो है कत्ले ख़ता के वाले से है। कत्ले ख़ता भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अगर इसको मज़ीद आपके लिए इसको दोबारा रिवीजन के लिए आपसे शेयर करूं, तो मैंने आपसे एक एग्जांपल शेयर की थी। कुछ लोग शिकार पे जाते हैं और उसमें एक शिकारी जो है वो अपनी गन पॉइंट करता है हिरन के ऊपर उसका शिकार करने के लिए, लेकिन वो गलती से उसका फायर जाके वो पास खड़े किसी शख्स को लग जाता है या किसी भी इंसान जो वहाँ पे मौजूद होता है उसको लग जाता है। तो उस सूरत में ये कत्ल ख़ता जो है उसके सेक्शन में फॉल करेगा। और 319 में कत्ल ख़ता की पनिशमेंट डिफाइन की गई है, जो कि दियत है और इम्प्रिजनमेंट है फॉर 5 ईयर्स। स्टूडेंट, सेक्शन 320 में पनिशमेंट डिफाइन की गई है कत्ल ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अगर कोई शख्स रैश ड्राइविंग करता है और उसकी सूरत में किसी शख्स का कत्ल हो जाता है, तो वो उसके जो भी ऑफेंडर है उस पर दियत वाजिब होगी और साथ उसके उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि 10 साल तक उसका मैक्सिमम पीरियड है। सेक्शन 321 में कत्ल बेसबब को डिफाइन किया गया है और 322 में इसकी पनिशमेंट है, जो कि दियत जो है वो लाइबल है, जो भी है ऑफेंडर है वो उस पर दियत जो है वो वाजिब हो जाती है। सेक्शन 323 में वैल्यू ऑफ दियत डिफाइन की गई है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की है। तो सेक्शन 323 के तहत जो दियत की वैल्यू है वो कम अज़ कम 30,630 ग्राम जो सिल्वर है, जो उसकी प्राइस होती है उस वक्त उस पीरियड के दौरान, उससे कम दियत की वैल्यू नहीं हो सकती। सेक्शन 324 के तहत अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल अम्द, अगर कोई शख्स जो है वो कत्ल अम्द कमिट करता है और जिस शख्स पे वो हमला करता है उसे कत्ल करने के लिए वो बच जाता है और उस हलाक नहीं होता और ज़ख्मी हो जाता है, तो उस सूरत में जो भी ऑफेंडर है जिसने हमला किया है उसको जो सज़ा है वो मिनिमम 5 साल की होगी और मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट का पीरियड है वो 10 साल तक उसको सज़ा दी जा सकती है। सेक्शन 325 है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अगर कोई शख्स है वो खुदकुशी की कोशिश करता है, तो सेक्शन 325 के तहत उसको कम अज़ कम 1 साल की सज़ा होगी, उससे फाइन भी हो सकता है और यहाँ दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। सेक्शन 327 326 जो है वो ठग के हवाले से है कि कोई भी शख्स जो कि किसी दूसरे शख्स को उससे रॉबरी करता है, चोरी करता है, या उससे उसका बच्चा छीन लेता है या कुछ भी ऐसा उसको या उसे कत्ल करने की धमकी देता है, तो वो ठग की कैटेगरी में फॉल करेगा। और सेक्शन 327 में ठग की पनिशमेंट डिफाइन की गई है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जो भी ऑफेंडर है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी अंडर सेक्शन 327। सेक्शन 328 है एक्सपोजर एंड अबेंडन ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर बाय पेरेंट्स और पर्सन हैविंग केयर। अगर कोई वालदैन है, वालद या वालदा या जो भी उसका गार्डियन है बच्चे का जिसकी उम्र 10 साल है, वो उसको उसको जानते बूझते हुए कहीं छोड़ आता है, तो उस सूरत में उसको जो सज़ा है वो 7 साल की सज़ा हो सकती है और उसको फ़ाइन हो सकता है, या फिर बहुत उसको जुर्माना भी हो सकता है और कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। सेक्शन 329 जो है वो है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। अगर कोई बच्चा जिसकी पैदाइश हुई है और उसकी पैदाइश को छुपाने के लिए उसको दफन कर दिया जाता है, तो उस सूरत में भी जो भी शख्स ऐसा ऑफेंस करेगा उसको सज़ा 2 साल की सज़ा दी जाएगी और उसको जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। सेक्शन 330 जो है वो है डिस्बर्समेंट ऑफ दियत के हवाले से, कि जो दियत है वो किस तरीके से अदा की जाएगी। तो इसके तहत जो दियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सालों की किस्तों में अदा की जा सकती है। ये जब भी अदालत ने जो फैसला सुनाया उस फैसला सुनाने के 3 साल के अंदर अंदर जो है वो दियत की अमाउंट अदा करनी होती है, जो भी कानूनी वारसान है विक्टिम के उनको। सेक्शन 331 की बात करें तो ये पेमेंट ऑफ दियत के हवाले से है। तो पेमेंट ऑफ दियत के हवाले से कि इसमें यही चीज़ बयान की गई है कि जो दियत है वो लमसम में पे करनी होती है, और अगर लमसम में पे नहीं कर सकता ऑफेंडर
तो वो उसे इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, जो कि 3 साल तक मैक्सिमम होगी। और अगर इन केस ऑफेंडर जो है उसका इंतकाल हो जाता है और वो दियत अदा करने से पहले, तो जो भी उसके पीछे उसके जो असाथे जितना भी उसकी प्रॉपर्टी बचेगी उनको बेच के जो वारसान है उनको दियत अदा की जाती है। सेक्शन 323 जो है वो हर्ट के हवाले से है। हर्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हर्ट्स की हमने जो लास्ट मेरा लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने हर्ट से आपकी काइंड भी डिस्कस की थी। तो हर्ट्स की दो काइंड है, इतलाफ उद, इतलाफ सलाहियत उद, ठीक है। और उसको फर्दर आगे फिर शुजा, अगर बॉडी के अपर हेड पे और आपके फेस पे अगर कोई इंजरी आती है किसी शख्स को, तो शुजा में फॉल करेगा। और अगर उसके लोअर बॉडी पार्ट पे, उसके फेस और हेड से नीचे अगर किसी बॉडी पे आएगा, तो वो जुर्म में फॉल करेगा। और जुर्म को भी अगर फर्दर दो कैटेगरी में अगर दो कैटेगरी उसकी डिफाइन की गई हैं, जिसमें एक जैफा है और दूसरी गैर जैफा है। तो हम सेक्शन 323 की बात करें तो इसमें इतलाफ़ उद को डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 334 में जो है वो पनिशमेंट डिफ़ाइन की गई है। इतलाफ़ उद की सूरत में अर्श अदा किया जाएगा और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है ऑफेंडर को, जो कि अप टू 10 ईयर होगी एज अ ताज़ीर। सेक्शन 336 सेक्शन 336 स्टूडेंट है पनिशमेंट ऑफ इतलाफ सलाहियत उसके हवाले से है। उसको उसमें पनिशमेंट डिफाइन की गई है। अगर इतलाफ सलाहियत उसका कोई हर्ट किसी शख्स को पहुंचाया जाता है, तो वो उस पे के साथ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। और उस सूरत में अर्श उसको पे करना पड़ेगा और उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 10 साल। सेक्शन 337 जो है वो शुजा के जो हर्ट है उनके हवाले से है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 337 ए जो है ये पनिशमेंट फर्दर डिफाइन करता है शुजा की। तो जैसे कि आपके इल्म में है, शुजा की टोटल जो है वो 6 अक़साम है, जिसमें सबसे पहले शुजा खफीफा है कि अगर किसी शख्स के चेहरे पे जख्म आ जाता है किसी हमले में, तो उस सूरत में उस जो शख्स जिसने वो उसको हर्ट पहुंचाई है, तो वो दमन उस लायबल होता है दमन पे करने का, और उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 2 अप टू 2 ईयर तक दी जा सकती है। सेकंड काइंड ऑफ हर्ट है शुजाए मदीहा। तो शुजाए मदीहा के केस में जो भी ऑफेंडर है उसको अर्श अदा करना होता है, जो कि 5% होता है दियत का, और उसको 5 साल की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। शुजाए हाशमिया की सूरत में अगर हर्ट शुजाए हाशमिया के नेचर का है, तो उस सूरत में जो है ऑफेंडर है उसको 10% जो है वो उसकी दियत की अमाउंट एज अर्श पे करनी होती है। और उसको जो सज़ा हो सकती है तादीर के तहत, वो 10 साल तक सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट हम शुजाए मुनाकिला की बात करें तो इसके तहत जो है ऑफेंडर है उसको 15% दियत जो है उसको एज अर्श अदा करना पड़ता है, दियत की अमाउंट का 15%। और उसको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है एज तादीर। जो फिफ्थ काइंड है शुजा की, जो कि शुजाए इमा इमा के हवाले से है। तो इसके तहत अगर कोई शख्स जो है वो जो शुजाए इमा के लेवल का हर्ट देता है, तो उसको विक्टिम को जो है वो अर्श जो दियत का 1/3 जो है वो एज अर्श अदा करना होता है। और जो ऑफेंडर है उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है अंडर ताज़ीर। और शुजाए दमीगा के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पे हमला करता है और उसके चेहरे को उसका जो सर पे हमला करता है और उसका जो है उसकी झिल्ली जो है दिमाग की झिल्ली वो भी फट जाती है, जो कि शुजाए दमीगा में फॉल करती है। तो उस सूरत में वो जो भी ऑफेंडर है उसको 1/2 जो दियत की अमाउंट है वो एज अर्श अदा करनी पड़ती है। और इसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो 14 साल तक हो सकती है। 337 बी में जुर को डिफाइन किया गया है। जुर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 337 सी जो है जैफा के हवाले से है। जैफा के जैसे आप जानते हैं कि वो हर्ट हैं जो कि बॉडी अदर देन हेड और फेस के जो आपके जिस्म पे पुंजाए जाते हैं किसी शख्स के, वो जैफा में फॉल करते हैं। 337 डी में जैफा की पनिशमेंट डिफाइन की गई है, जो कि 1/3 जो है वो दियत की अमाउंट पे की जाएगी एज एन अर्श। और इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो मैक्सिमम अप टू 10 साल हो सकती है अंडर ताज़ीर। 337 ई जो है वो गैर जैफा को डिफाइन करता है कि गैर जैफा कौन से हर्ट्स हैं जो गैर जैफा में फॉल करते हैं। और 337 एफ में पनिशमेंट हो गैर जैफा जो पनिशमेंट है गैर जैफा की, वो 337 में फॉल करती है। तो जैसे आपके इल्म में है, गैर जैफा जो है उसकी टोटल 6 पनिशमेंट्स हैं। और ये सारी पनिशमेंट जो है
पॉइंट वाइज इसके अंदर आपसे डिस्कस की गई है। अगर दमिया की सूरत में जो है वो आपको 1 साल, जो भी शख्स ऑफेंडर है उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है। अगर वो बादिया के लेवल का हर्ट पहुंचाता है तो उस सूरत में 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट जो है वो हो सकती है, और उसको दमन भी साथ पे करना होता है जो भी विक्टिम है उसको। इसी तरह मुतलामिया की सूरत में, अगर मुतलामिया के लेवल का हर्ट है तो उस सूरत में भी दमन पे करना होता है, और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो अप टू 3 ईयर तक दी जा सकती है। मुदीहा के केस में अगर मुदीहा के लेवल का हर्ट पहुंचाया गया है तो उस सूरत में भी दमन पे करना होता है, और सज़ा जो है इम्प्रिजनमेंट की वो 5 साल तक दी जा सकती है। हाशमिया की सूरत में दमन जो है वो दमन भी पे करेंगे, और इसकी सज़ा जो अनाउंस की है पाकिस्तान पीनल कोड ने वो भी 5 साल है। और मुनाकला की सूरत में जो विक्टिम है, ऑफेंडर को, विक्टिम को दमन जो है वो पे करना होता है, और उसके साथ साथ 7 साल की उसको मैक्सिमम सज़ा भी दी जा सकती है। सेक्शन 337 जी के हवाले से अगर बात करें तो पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, कि अगर कोई शख्स जिसको रैश ड्राइविंग की वजह से हर्ट पहुंचता है वो जख्मी हो जाता है तो वो 337 जी में फॉल करेगा। और इस सेक्शन के तहत जो अर्श है वो अदा करना होता है विक्टिम को, और साथ उस शख्स को जिसके एक्ट की वजह से उसको हर्ट पहुंचा है विक्टिम को, उसको 5 साल की सज़ा भी दी जा सकती है। सेक्शन 337 एच की बात करें तो यह है पनिशमेंट फॉर हर्ट बरश और नेग्लिजेंट एक्ट के, किसी शख्स के ऐसे हरकत की वजह से कि किसी दूसरे शख्स को ज़ख्मी हो जाता है या उसको नुकसान पहुंचता है जो कि अदर देन नेग्लिजेंस ड्राइविंग है, तो उस सूरत में अर्श पे करना पड़ता है, और उसको इम्प्रिजनमेंट, उस शख्स को जो भी ऑफेंडर है उसको 5 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट हम सेक्शन 337 आई की बात करें, पनिशमेंट फॉर काजिंग हर्ट बाय मिस्टेक, खता की वजह से अगर किसी को कोई हर्ट पहुंचता है तो उस सूरत में भी ना अर्श या दमन अदा करना पड़ता है, और जिस लेवल का उसको हर्ट पहुंचा है उस लेवल की उसको इम्प्रिजनमेंट भी सुनाई जा सकती है। 337 जे में आते हैं जो कि काजिंग हर्ट बाय मीन ऑफ पॉइजन, अगर किसी शहर को जहर दिया जाता है और उसकी वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो सूरत में अर्श या दमन जो है वो अदा करना पड़ता है, या फिर वो जिस भी लेवल का उसको हर्ट पहुंचा है उसके तहत उसे सज़ा भी सुनाई जा सकती है जो कि 10 साल तक मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट उस शख्स को, ऑफेंडर को सुनाई जा सकती है। सेक्शन 337 एम की बात करें, हर्ट नॉट लायबल टू किसास के, वो कौन से हर्ट हैं जिनमें किसास जो है वो लायबल नहीं होता। तो जैसे कि आप पॉइंट पर देख रहे हैं कि अगर ऑफेंडर जो है वो माइनर है या इनसेन है तो उसने हर्ट पहुंचाया तो उस केस में भी किसास जो है वो लायबल नहीं होता। तो स्टूडेंट इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये जितने भी जो भी आपसे मैंने सेक्शन डिस्कस किए हैं ये हर्ट के हवाले से, कि अगर किसी शख्स को हर्ट पहुंचता है और हर्ट को आपको इलम में है कि फर्दर आगे मजीद क्लासीफाई भी किया गया, तो उसी जिस लेवल का हर्ट होगा उसी लेवल की पनिशमेंट सुनाई जाएगी और उसी लेवल का उसको सजा जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 337 एन, केसेस इन विच किसास नॉट हर्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स। अच्छा, इस इसमें आप देख रहे हैं आगे मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया हुआ है कि अगर ऑफेंडर जो है वो अगर उसका इंतकाल हो जाता है पहले किसास से पहले, तो तब भी वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता, हर्ट हर्ट में किसास इन्फोर्सेबल नहीं रहता। और दूसरे पॉइंट के तहत कि अगर जो ऑफेंडर है जिसने वो कसास उस हर्ट का अदा करना है वो उसका ऑर्गन जो है, बॉडी का ऑर्गन, वो पहले ही मौजूद ना हो, कि अगर कुछ शख्स जिसने कि किसी दूसरे शख्स का आंख फोड़ दिया और उसे कसास के तहत उसकी भी आंख फोड़ने का हुक्म है, लेकिन वो शख्स जिसको सजा सुनाई गई है कि उसकी भी आंख फोड़ी जाए वो पहले ही अपनी एक आंख से महरूम है या वो ज़ाया कर चुका है, तो उस सूरत में भी आपका कसास इन्फोर्सेबल नहीं रहता। बदले सुलह की सूरत में भी जो आपका किसास है हर्ट का वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता। 337 क्यू की बात करें तो 337 क्यू जो है अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन, अगर कोई शख्स जिसका एक ही बॉडी का ऑर्गन है और उसको किसास
अगर उसका देना पड़ता है, तो उस सूरत में अगर उससे वो एक जो उसका जो ऑफेंडर है उसका वो एक बॉडी ऑर्गन अगर वो भी अगर उससे छीन लिया जाए, तो वो उसके लिए उसको मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। तो उस सूरत में भी उस लेवल की वो जिसकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, एक शख्स है जिसने दूसरे शख्स की नाक की हड्डी जो है वो डैमेज कर दी है, ठीक है? और उस सूरत में अब जो ऑफेंडर है उस आपको इल्म है कि इंसान के बॉडी पार्ट में सिर्फ ऑर्गन एक ही ऑर्गन होता है नाक का। तो उस सूरत में उसको ऐसी सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। हाँ, वो इस केस में वो लायबल होगा कि वो उसके वो जो भी उसने हर्ट पहुँचाया बॉडी हर्ट का विक्टिम को उस वर्ड के इक्विवेलेंट जो है उस हर्ट के इक्विवेलेंट उसको दियत अदा करे। सेक्शन 337 टी की बात करें अर्श फॉर फिंगर के वाले से, अगर कोई शख्स किसी शख्स की फिंगर जो है उंगली है वो हाथ की या पाँव की उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? तो उस सूरत में उसको 1/10 जो दियत है वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। और अगर लेकिन अगर वो जो उसकी फिंगर है उसका जॉइंट जो है वो जॉइंट उस फिंगर का जॉइंट जो है वही उसका रिमूव कर देता है, तो उस सूरत में उसको 1/13 जो दियत की अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट आपके इल्म में होना चाहिए, वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है जी कि अर्श फॉर फिंगर कौन से सेक्शन में डिफाइन है, ठीक है? और अर्श फॉर फिंगर अगर जॉइंट का अगर उसको इतलाफ ऑफ अ जॉइंट हुआ ऑफ अ फिंगर तो फिर कितनी पनिशमेंट होगी, और अगर उसका सिर्फ अगर वैसे फिंगर जो है वो हर्ट हुई है तो तब कितनी उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट हम 337 यू की बात करते हैं, अर्श फॉर टीथ के वाले से। तो अगर वो किसी शख्स का दांत जो है वो ज़ाया हो जाता है कि वो दांत लेकिन समझ के वो जिसे हम मिल्क टूथ कहते हैं कि दूध के दांत जो कहते हैं बच्चों में जो अमूमन जो बच्चे 10 साल से छोटी उम्र के होते हैं उनमें यूजुअली दूध के दांत होते हैं, और अगर कोई शख्स जिसका दांत ज़ाया होता है लेकिन वो दूध का दांत नहीं था, तो उस सूरत में 1/20 जो दियत की अमाउंट है वो विक्टिम को अदा करनी पड़ेगी, ऑफेंडर को। और अगर कोई ऑफेंडर जो है वो दूसरे शख्स के 20 से ज़्यादा दांत जो हैं वो तोड़ देता है या उन्हें ज़ाया कर देता है, तो उस सूरत में उसको जो दियत की टोटल वैल्यू है वो अदा करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 337 यू के तहत। 337 ए में अर्श ऑफ हेयर के वाले से बताया गया है। 337 वाई जो है वो पेमेंट ऑफ अर्श को डिफाइन कर रही है। ये स्टूडेंट आप लोग खुद एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। हम बात करते हैं 338 की, इसकाते हमल। 338 में इसकाते हमल को डिफाइन किया गया, अगर किसी खातून को तो उसके बच्चे की पैदाइश से जो उसका बच्चा ज़ाया कर दिया जाता है और उसकी पैदाइश से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और अगर तो ये अमल उस खातून की जान बचाने के लिए किया गया हो तो फिर तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था कि ये ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा। लेकिन अगर वो इसे बगैर किसी वजह के इसकाते हमल किया जाता है तो वो अंडर 338 ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। और 338 ए में इसकी पनिशमेंट डिफाइन की गई है कि अगर इसकाते हमल जो है वो खातून की कंसेंट के बगैर किया जाएगा तो अगर खातून की कंसेंट के साथ किया जाएगा तो उसकी 3 साल सजा है, और अगर खातून की कंसेंट के बगैर किया जाएगा तो इसकी 10 साल सजा सुनाई जा सकती है। 338 भी जो है वो इसकाते जनीन के वाले थे, है कि जब इब्तदाई मराहल में बच्चे की पैदाइश जब इब्तदाई मराहल में होती है और उस टाइम उसका इस्तेकात किया जाता है, तो वो 338 बी का ऑफेंस उस पर लगता है, और 338 सी में उसकी पनिशमेंट डिफाइन की गई है कि अगर बच्चा जो है वो उसकी पैदाइश मुर्दा हो तो उस सूरत में 1/20 जो है ना दियत की अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है। और लेकिन अगर बच्चा जो है वो जिंदा पैदा हुआ था लेकिन किसी मिस्टेक या किसी ऑफेंस की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाए, तो उस सूरत में जो जो भी जिस भी शख्स की गफलत या कोताही की वजह से बच्चे की वफात हुई है, तो उसको 7 साल तक अंडर ताज़ीर पाकिस्तान के तहत उसको सज़ा सुनाई जा सकती है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 जो है वो सारा कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको लेक्चर के हवाले से कोई भी पॉइंट की समझ ना आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।